सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। राजस्थान में हुए घटनाक्रम के बाद से सचिन पायलट का दिल्ली का दौरा, सियासी गहमा गहमी है और उसके बाद सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। खड़गे, अजय माकन खाली हाथ राजस्थान से दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन मीडिया से बिना बात किए हुए सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंचे, लेकिन निकल गए। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है और आज संभवतः पर्यवेक्षक भी अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपे, वो भी लिखित में। तो सचिन पायलट का ये दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान के लिहाज से, ये उनका दिल्ली दौरा। मीडिया से बिना बात किए ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। एयरपोर्ट में उनको स्पॉट किया गया, लेकिन मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट निकल गए। तो राजस्थान में सचिन पायलट का विरोध करते करते गहलोत समर्थक आला कमान का विरोध कर बैठे हैं और अब सचिन पायलट का दिल्ली दौरा अहम। आला कमान से कोई समय सचिन जी आपकी चुप्पी कैसे तो आप देखेंगे सचिन पायलट से लगातार जाने के बावजूद भी सचिन पायलट को 20 सवालों का जवाब। सचिन पायलट से सवाल पूछे गए। सचिन पायलट के सामने कैमरे थे, माइक्स थे, लेकिन सचिन पायलट कुछ देर खड़े जरूर हुए, लेकिन बेहतर समझा कि अभी जवाब ना दें। माहौल जो कुछ है उस माहौल में फिलहाल सचिन पायलट ने चुप्पी साधे रखी, हालांकि उनकी चुप्पी पर भी सवाल थे, लेकिन अब सचिन पायलट ने अभी खामोश हैं। संभवतः जब आला कमान से उनकी बातचीत हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद कुछ कहें। आशुतोष मिश्रा संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। आशुतोष, सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर मीडिया के सामने थे, कुछ देर रुके भी लेकिन बात नहीं की, कब तक चुप रहेंगे सचिन? संभवतः ये संदेश उनको है कि कल ही हाईकमान की ओर से जब कहा गया कि अभी राजस्थान में स्टेटस को होगा, तो वो नहीं चाहते कि अन्यथा कई सवालों के जवाब देकर के कहीं वो मुश्किलें और बढ़ाए, क्योंकि जिस तरह का कलेश वहां दिखा है, उनका यहाँ आना ये तो इंगित करता है, भले वो कुछ ना कहे, कि हाईकमान से उनकी मीटिंग जरूर होगी। साथ ही गहलोत ने जिस तरह शक्ति प्रदर्शन किया और उसी शक्ति प्रदर्शन के 24 घंटे बाद तमाम विधायक उनका खेमा छोड़कर कह रहे हैं देखिए हम तो पार्टी के साथ हैं, तो न माया मिली न राम वाली स्थिति गहलोत के सामने दिखाई पड़ती है, तो सीधे पायलट को लगता होगा कि अब स्थिति उनके पक्ष में आ जाएगी। और जब ऐसा कुछ है तो बेहतर होता है कि अब आप चुप रहें, कुछ बोले ना, लेकिन आज नहीं कल उन्हें बोलना तो पड़ेगा ही। कई सारे सवाल हैं जो उनसे भी पूछे जाएंगे। तो फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम को उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। हालांकि इस पर औपचारिक पुष्टि अभी किसी तरह का कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद से क्या तो निगाहें रहेंगी। लेकिन आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि गहलोत नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, इसलिए पूरी की पूरी घटनाक्रम वहां पर घटा। अब सचिन पायलट दिल्ली क्यों आए? क्या अभी उनको उम्मीदें हैं कि अब मैं कम से कम मुख्यमंत्री बन सकता हूं राजस्थान का, इसलिए मिलने आए हैं, शिकायत करने आए हैं? एग्जैक्टली क्यों दिल्ली का दौरा? देखिए, ये भी संभव हो सकता है कि उन्हीं को बुला लिया गया हो कि आखिर इतनी सारी आपके खिलाफ शिकायतें हैं या जो कुछ भी बातें कही गई उनके खिलाफ, तो उन पर कहीं पक्ष लेने की बात हो। दूसरा ये भी वो कह सकते देखिए मेरा परिवार यहाँ पर होता, मैं अक्सर यहाँ आता जाता, वो यहाँ चले आए हैं। लेकिन ये सिर्फ इतनी सीधी बात है नहीं, जाहिर है मुलाकात तो होनी है, मुलाकात का विषय भी राजस्थान पे होगा। अब इस बात के औपचारिक इंतजार है कंफर्मेशन का कि क्या उन्हें बुलाया गया है या वो खुद अपनी इच्छा से मिलने आए हैं, ताकि वो अपनी तरफ से पक्ष रख सकें कि आगे क्या होना चाहिए। क्योंकि अब जहां तक ये बातें भी सामने आ रही हैं कि शायद अशोक गहलोत जो है अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ें, और अगर लड़ें लेकिन अगर उनके बगावती तेवर सामने आए हैं तो उनके पक्ष में खड़ा होगा कौन? तो ऐसे में उनके चुनाव जीतने पर भी सस्पेंस है। ऐसे सस्पेंस में फायदा सीधे सीधे सचिन पायलट को हो सकता है, लेकिन चूंकि जिस तरह के आरोप उन पर अशोक गहलोत ने लगाया कि देखिए इन्होंने ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बने, ये पार्टी तोड़ना चाहते थे, तो हो सकता है वो उसी संबंध में पार्टी से मिलने के लिए आए। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, पायलट सोनिया से मिलते हैं या नहीं, ये मुलाकात होती है तो कब होती है, इस पर नजर हमारी लगातार है। तो सियासत भी है, खेल लगातार हो रहे हैं, जहां पर जीत के लिए हर दांव चले जाते हैं, विरोधी को हराने के लिए तमाम तिकड़म अपनाई जाती हैं। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस ने नई मुख्यमंत्री की कवायद में हर खेल खेला गया है। राजस्थान में सियासत में बदलाव की बानगी जयपुर को पोलो मैदान पर वहां पर भी नजर आए, जहां गहलोत गुट के मंत्री खेलते खेलते मैदान में धड़ाम हो गए। कुछ उसी तरह जैसे दिल्ली की सख्ती के बाद विधायकों के तेवर ढीले पड़ गए। जोर आजमाइश है, गोल दागने की जिद है, प्रतिद्वंदिता है, उड़ना है, गिरना है। राजस्थान की सियासत भी पोलो की तरह हो गई है।
राजस्थान संकट पर आला कमान के तेवर सख्त हुए तो चुनौती देने वाले गहलोत के खिलाड़ी भी कुछ इसी अंदाज में धड़ाम हुए। पोलो के इस मुकाबले में गहलोत के खासम खास और खेल मंत्री अशोक चांदना और घोर समर्थक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा मैच खेल रहे हैं, तो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी दर्शन दीर्घा में हैं, जिनके पास गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफा सौंपकर दबाव बनाया। पोलो मैच ये एक अलग चीज है, ये पर्सनल लाइफ का हिस्सा है, वो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स का हिस्सा है, दोनों चीजें अलग है। जब मैच के लिए टाइम निकाला जा सकता है, आधे मैचेस मुझे छोड़ने पड़ते हैं जो शेड्यूल्ड मैचेस होते हैं, लेकिन पार्टी का कोई काम होता है, सरकार का कोई काम होता है, तो 50% मैचेस मुझे छोड़ने पड़ते हैं। आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता हुई है। मैंने पूर्व में कहा कि जो लीडर या जो नेता जो कुछ बोल रहे हैं उसका स्पष्टीकरण आप उनसे पूछें। रविवार को जब कांग्रेस अध्यक्ष के भेजे पर्यवेक्षक नए सीएम पर विधायकों की रायशुमारी करना चाहते थे, तो गहलोत गुट के करीब 70 विधायक बस में सवार होकर इस्तीफे का खेल खेलने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर जा पहुंचे थे। सब गहलोत के लिए हुंकार भर रहे थे, सब अपनी शर्तें बता रहे थे, सब पायलट को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे हैं कि ये जो 102, 108 एमएलए हैं, इनमें से किसी एक को 17 तारीख के बाद मीटिंग हो, हमारी भावना सुने, उसके बाद कोई फैसला करें, ऐसे नहीं। इनमें से एक को बना दिया, किसी को हाँ बना दो, कौन मना कर रहा है? उनमें से नहीं। ये बात जो सच है वो है। रात भर का जोश सुबह तब ठंडा पड़ गया जब कांग्रेस अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपना लिया, इस्तीफे को अनुशासनहीनता बता दिया, तीनों शर्तों को खारिज कर दिया। 102 विधायक माकन साहब के साथ होटल में ठहरे हुए थे, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब देने के। कहा मैं उनको नहीं सुनता, आते तो सही मेरे पास। तो कब मना कर रहे हैं? माकन साहब यदि नहीं तो माकन साहब खुद चले जाते। माकन साहब भी तो हमारे बड़े भाई हैं, नेता है, प्रभारी हैं, और जब वो गए तो हम उनसे मिलके आए ना। कल जब वो माकन साहब वहां थे तो माकन साहब से मिलने मैं होटल में गया हूं, मेरियट में, मैं मिलकर आया हूं, डोटासरा जी मिलकर आए, सीएम साहब गए, मैंने खुद ने माकन साहब से बात की, खड़गे साहब से बात की। गांधी परिवार के नाम पर जान देने को तैयार हैं हम लोग। और सुनिए, राहुल जी आज पैदल चल रहे हैं, देश में माहौल बन रहा है। राहुल जी जब महंगाई और गरीबी के खिलाफ आह्वान करेंगे, फिर जाएंगे खून बहाने के लिए। फिर तो गहलोत खेमे के विधायकों की लाइन लग गई। कई विधायक खुलकर कहने लगे कि आला कमान के फैसले के साथ हैं। सुर बदल गए। इस्तीफे का खेल खेलने वाले आला कमान के फैसलों को सिर आंखों पर बिठाने लगे। वहाँ एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। आप लोगों क्या आपत्ति वहाँ पर सचिन पायलट से है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सचिन पायलट से। सूचना सिर्फ इतनी दी गई थी कि सीएलपी की मीटिंग है, अधिकृत ऑब्जर्वर्स कांग्रेस प्रेसिडेंट के वहाँ भेजे में, आपको विधायक दल में आना है, और न कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं किया। गहलोत साहब का पक्ष में तो नहीं दिखाया, बस लिखा नहीं लिखा मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो लेट गई थी। चिट्ठी पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा। तो सिग्नेचर करा लिया गया? नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई कर दिया, कोई कौन करे, कोई जरूरी नहीं, सभी करते। जयपुर की लड़ाई पर अब दिल्ली में सुनवाई होनी है। रिपोर्ट पर फैसला होगा, अनुशासन तोड़ने पर एक्शन होगा, पर्दे के पीछे से खेल खेलने वालों तक भी संदेश जाएगा। जाहिर है कि पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस का द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा जो यहाँ से शुरू हुआ था, उसकी सुबह हुई नहीं। सुबह होते होते कांग्रेस आला कमान ने अपना रुख कड़ा कर लिया कि गहलोत गुट के बागियों से किसी भी तरह का कोई समझौता या रायशुमारी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता की है। ऐसे में अब पूरा मामला कांग्रेस आला कमान के पास है, जहां पर सोनिया गांधी को ब्रीफ कर दिया गया है और फैसला लिया जाना है कांग्रेस के राजस्थान के भविष्य को लेकर। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। दिव्या मदेरणा ने तो गहलोत कैंप पर ही हमला बोल दिया है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आला कमान के आदेश की अवहेलना हुई। जिस तरीके से शांति धारीवाल वहां भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि पंजाब जैसा हाल हो जाएगा, आला कमान पंजाब जैसा हाल करना चाहते हैं। नहीं, आला कमान कुछ नहीं करना चाहते हैं। आला कमान कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। पंजाब जैसा हाल अगर कोई करना चाहता है तो शांति धारीवाल, महेश जोशी करना चाहते हैं, जिसकी पटकथा आपने सब फिल्म पूरी देखी ली। मैम, किस तरीके से, जिस तरीके से आप बैठक में बैठी थी, जब आपको ये पहली बार पता चला कि काफी विधायक है वो वहां पर है, उस वक्त आपका कैसा रिएक्शन था और आपको क्या कुछ याद आ रहा? मुझे अनुशासनहीनता नजर आ रही थी
और मुझे लग रहा था कि जिस पार्टी को मैंने बड़े होते हुए आज 20 साल तो मुझे 98 से राजनीतिक समझ थी, उसमें से देख रही हूँ, तभी भी मुख्यमंत्री के साथ में कैबिनेट में मंत्री थे शांति धारीवाल जी, आज जो कर रहे हैं मुझे बड़ी सोच मतलब बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि क्या राजनीति का स्तर अपने स्वार्थ के लिए इतना भी गिरा सकता है कोई। 98 की राजनीति में और अब में कितना फर्क आ गया। उस वक्त क्या कुछ होता था, एक लाइन का प्रस्ताव, और इस तरीके से 18 में भी होता था, 18 में भी हुआ था, 8 में भी हुआ था, हमेशा होता है। मुझे लगता है राजस्थान और हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर ये सबसे पहला उदाहरण है कि आला कमान को इस तरीके से तिरस्कारित और उनके पर्यवेक्षक और सीएलपी की बाइकॉट अगर करी है तो ये पहला और आखिरी उदाहरण होगा। मैम क्या लग रहा है, बुजुर्ग युवा नेताओं को आगे आने का मौका नहीं दे रहे, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है? मैं कह नहीं सकती, लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ है वो हुआ यही है कि उनके किले में दरारें नहीं है, वो निस्ते नाबूद होने वाले थे, इसलिए उन्होंने किया। राजस्थान को लेकर खड़गे और माकन थोड़ी देर में सोनिया गांधी को लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे और इसी रिपोर्ट के आधार पर अनुशासन तोड़ने वालों पर एक्शन होगा। लेकिन यह कार्रवाई 30 सितंबर के बाद ही होगी। सूत्रों के मुताबिक एक्शन होना तय है, पार्टी लाइन से अलग बयान देने वालों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान की लड़ाई पर अब दिल्ली में सुनवाई होनी है। फैसला 10 जनपद को लेना है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने जुबानी रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन लिखित रिपोर्ट का इंतजार है। थोड़ी देर में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन अपनी पूरी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। इसी रिपोर्ट पर कांग्रेस आला कमान फैसला सुनाएगा। कांग्रेस में कभी भी जो भी हम लोग प्रस्ताव पास करते हैं उसके साथ कंडीशंस नहीं लगाई जाती हैं, बगैर कंडीशंस के जाती हैं और सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताई जाती हैं और वो फिर अपनी विवेक से और सब लोगों से चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उसके ऊपर फैसला होता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये सारी की सारी बातें होने के बाद भी वो मीटिंग नहीं हो पाई। हमने पूरी की पूरी जानकारी कांग्रेस अध्यक्षा को, जैसे मैंने कहा, हमने दिया है। उन्होंने लिखित रिपोर्ट विस्तार से इसके बारे में मांगी है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान संकट पर एक्शन तय है। धारीवाल के घर समानांतर बैठक पर कार्रवाई होगी। पार्टी लाइन के इतर बयानबाजी पर भी जवाब तलब होगा, लेकिन सब फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख तक थमा रहेगा। 30 सितंबर के बाद ही राजस्थान पर कोई एक्शन होगा। सवाल है कि क्या राजस्थान संकट के साथ गहलोत का अध्यक्ष चुनाव लड़ना अटक गया, सचिन पायलट का सीएम बनना फिर फंस गया। अटकलें लग रही है कि राजस्थान से बगावती तेवर के बाद गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए हैं। संभव है वो नामांकन ही ना भरे। गहलोत पर संशय है तो नए नाम की एंट्री की कयासबाजी भी है। इनमें मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी हैं और दिग्विजय सिंह भी। जो नए नाम आ रहा है उसमें आपका नाम भी आ रहा है कांग्रेस अध्यक्ष की रेस के लिए, तो क्या मैं अगले कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर रही हूँ? अभी जो फैसला करेंगे देखो 30 तारीख तक। क्या आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे? अभी तो कुछ तय नहीं किया मैंने। कमलनाथ को कल दिल्ली बुलाया गया था। कल देर शाम उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि उन्हें गहलोत और पायलट की तल्खी खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिशन पर केसी वेणुगोपाल भी हैं। अब देखना है कि 30 सितंबर के बाद क्या होता है, कौन कौन अध्यक्ष की रेस में आता है और राजस्थान संकट पर क्या फैसला होता है। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर योगी सरकार मदरसों के होनहार बच्चों को सम्मानित करेगी। वो बच्चे जो मदरसे में पढ़कर नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने वाले छात्रों की पूरी जानकारी मंगवाई गई है और इन बच्चों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसे भेजे जाएंगे। कल दिल्ली में जो मोहन भागवत जी हैं, आरएसएस के जो प्रमुख हैं, वो एक मस्जिद और मदरसे में गए और निश्चित तौर पे सकारात्मक भाव से चर्चा करते हुए अपने देश को आगे ले जाना, ये आज सबका भाव होना चाहिए और यही भाव आज प्रदर्शित हुआ। और निश्चित तौर पे हम सब मिलजुल के अपने देश को, अपने भारत को तरक्की की तरफ ले जाएं। इसी सोच पे काम करने की आवश्यकता है और हम इसी सोच पे काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को आज आखिरी विदाई दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी जापान के पीएम किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल हुए।
किशिदा से मुलाकात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे को याद किया। ये दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं और जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब आबे शान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। आबे शान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे शान को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। यूपी के औरैया में टीचर की पिटाई से छात्र की मौत के बाद से बवाल बढ़ गया है। सोमवार को लोगों ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। आक्रोश की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है। तस्वीरें देखिए, पुलिस की गाड़ी धू धू कर जल रही है। सड़कों पर गुस्साए लोगों की तरफ से फेंके गए रोड़े और पत्थर बिखरे हुए हैं। बाजार में सन्नाटा है और पुलिस की गाड़ी का सायरन मातमी सन्नाटे को चीर रहा है। कुछ और तस्वीरें देखिए, पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। इस तस्वीर में देखिए, रास्ता जाम कर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये सारा बवाल मचा है 10वीं के एक दलित छात्र की मौत पर। आरोप है कि छात्र की मौत स्कूल में टीचर की बेरहमी से की गई पिटाई की वजह से हुई। गुस्साए लोगों ने कॉलेज के बाहर छात्र का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन ने जब समझाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात बिगड़े तो खबर कानपुर तक पहुंची। कानपुर से कमिश्नर राजशेखर फौरन परिजनों से मिलने पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ। परिवारजनों के साथ जो है पूरा प्रशासन जो है लगातार वार्ता में है और सभी बिंदुओं पे जो है वो वार्ता हुई है और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई करनी है प्रशासन कार्रवाई बिल्कुल करेगा इस पे और जिन्होंने भी जो है शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया है उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मामला औरैया जिले के अचलदा के आदर्श इंटर कॉलेज का है। आरोप है कि 7 सितंबर को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में छात्र से कोई गलती हो गई थी। इससे आग बबूला होकर टीचर ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से छात्र की तबीयत बिगड़ी तो उसे इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। तो 24 तारीख को थाने पर सूचना प्राप्त हुई, जिस पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। सूचना ये प्राप्त हुई है कि सैफई में इलाज के दौरान निखित जो पीड़ित छात्र है उसकी मृत्यु हो गई है। बवाल बढ़ने के बाद आरोपी टीचर फरार है।
पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम के लिए प्रशासन की तरफ से 3 लाख की मदद का चेक दिया गया है, लेकिन परिवार को जो जख्म मिला है, क्या उसकी कभी भरपाई हो पाएगी? सूर्य शर्मा, औरैया, आज तक। शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और अब वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। टोक्यो से प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी उनकी बातचीत हुई है। भारत और जापान के रिश्तों को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर तो चर्चा हुई, लेकिन अब तक जो रिश्ते रहे हैं उसको शानदार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि व्यक्त की, वहां पर नमन किया उनको और अब वापस दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। तो जापान का प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जापानी पीएम के साथ प्रधानमंत्री ने चर्चा भी की। और अब बात पीएफआई का ऑपरेशन बैन। पीएफआई के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। 8 राज्यों में छापेमारी, 8 राज्यों में एक्शन देखने को मिला है और अब तक 170 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई के खिलाफ ये एक्शन 8 राज्यों में 170 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। दिल्ली में भी पीएफआई से जुड़े हुए 30 लोगों को पकड़ा गया है। उनके साथ पीएफआई के साथ जिन का लिंक 30 लोगों को 30 लोगों को पकड़ा गया है और पीएफआई के खिलाफ एक ताबड़तोड़ रेड आज डाली गई है। इससे पहले भी एक सिलसिला चला था, पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया था। पहले 106 गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन अब बड़ी खबर आपको देते हैं, 8 राज्यों में अभी भी एक्शन देखने को मिल रहा है। 170 गिरफ्तारियां। तो पीएफआई के ठिकानों पर पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को पकड़ा जा रहा है। पीएफआई को बैन करने की मांग लंबे समय से की जा रही है कि पीएफआई को बैन किया जाए। पूरे देश में पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार पार्ट 2 चल रहा है। दिल्ली समेत 8 राज्यों में पीएफआई के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली के अलग अलग करीब 8 हिस्सों में दिल्ली पुलिस और उनके स्पेशल सेल ने पीएफआई के ठिकानों पर निशाना साधा है। पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार पार्ट 2। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर दबिश। राजधानी में पीएफआई का कसा गया शिकंजा। 170 से ज्यादा लोगों को या तो डिटेन किया गया है या फिर उनमें से कई लोगों को अलग अलग राज्यों में, जो कि 8 राज्य हैं, वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इन लोगों से पूछताछ होगी, उसके बाद जो है आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। सूरत से पहले ही शुरू हो गई छापामारी। ये जो गिरफ्तारी है 30 लोगों की, ये पूरी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके में रेड हुई है, उसके अलावा रोहिणी इलाके में, आउटर दिल्ली इलाके में। शाहीन बाग, रोहिणी, जामिया और निजामुद्दीन में छापा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल और स्पेशल ब्रांच का ये लाव लश्कर इस बात की गवाही तो दे ही देता है कि मामला किसी भी सूरत में हल्का फुल्का तो नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच और लोकल पुलिस ने मिलकर राजधानी के कई इलाकों में सुबह का सूरज निकलने से पहले ही ताबड़तोड़ छापामारी शुरू कर दी। जामिया, उत्तर पूर्वी दिल्ली, केंद्रीय दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और बाहरी दिल्ली में भी छापा मारा गया है। पुलिस ने इस छापेमारी में 30 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है, जबकि दिल्ली के जामिया इलाके से करीब 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है।
असल में पीएफआई से जुड़े मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तफ्तीश के बाद धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय इलाके के आसपास धारा 144 लगा दी गई। जामिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी किया है और अपने छात्रों को हिदायत दी है कि जामिया नगर में 144 धारा लागू है, इसलिए किसी भी तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है। अगर कोई भीड़ इकट्ठा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तस्वीर आपको साथ दिखाते चले, जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की ये तस्वीर है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भारी तादाद में यहाँ पर जमा किए गए हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की फोर्स, हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं, यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 19 सितंबर से 17 नवंबर तक जामिया नगर इलाके में 144 धारा लागू कर दी है। धरने प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश का अंदेशा। साउथ ईस्ट दिल्ली में खास तौर पर एडवाइजरी जारी। 60 दिनों तक जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास मशाल और कैंडल मार्च जैसे प्रदर्शनों पर रोक। धारा 144 की गई लागू। आदेश न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी। जामिया विश्वविद्यालय ने भी छात्रों के लिए चेतावनी जारी की। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसकी जो टॉप लीडरशिप है उसको इस बात का अंदेशा था कि पीएफआई पर एक्शन हो सकता है, खासतौर पर जिस तरह से टेरर कनेक्शन में उनके कई मेंबर्स फंसते जा रहे हैं। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कई नए विंग बना रखे हैं, जिसमें एक स्टूडेंट विंग है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो खास तौर पर यूनिवर्सिटीज इलाकों में काफी एक्टिव रहता है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर एक बार फिर एक्शन हुआ है और दिल्ली के 8 अलग अलग हिस्सों में छापे मारे गए। इससे पहले बीते शुक्रवार को ही दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में छापा मारा गया था और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव मोहम्मद इलियास और कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीद को पकड़ा गया था। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पूछताछ के लिए 7 दिन की हिरासत भी दे दी थी। पीएफआई नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, टेरर फंडिंग के बारे में हो रही पूछताछ, चंदे के पैसों का बेजा इस्तेमाल का आरोप, सभी के फोन की होगी फॉरेंसिक जांच। इसके अलावा पीएफआई के पकड़े गए लोगों के पास से बरामद हुए दस्तावेजों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों के यहां से एनआईए ने छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि 150 से ज्यादा मोबाइल फोन को जब्त किया है, उनके डेटा को खंगाला जा रहा है। यही नहीं, 50 से ज्यादा लैपटॉप को भी एनआईए ने जब्त किया है। 106 जगहों पर जो छापेमारी की गई है उसमें एनआईए ये कह रही है कि यहां से जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलेंगे उसके आधार पर आगे एनआईए इन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ करेगी। असल में टेरर फंडिंग को लेकर ईडी एनआईए की जांच अब रफ्तार पकड़ चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के निर्देश और पहले के इनपुट के आधार पर एनआईए और राज्य पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ अरविंद ओझा, आज तक। जामिया नगर इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, जबकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सभी जिलों की डीसीपी, स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी के साथ पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग कर रहे हैं। अब इस बीच में हालात को देखते हुए जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को खास तौर पर हिदायत जारी की है। यह हिदायत दी गई है जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि छात्रों को कैंपस के भीतर या फिर बाहर समूह में इकट्ठा न होने दिया जाए। धरना प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश का अंदेशा जताया गया है। तो देश के 8 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और आपको बता दें कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पीएफआई के एजेंट्स, उनके आकाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। पीएफआई पर ऑपरेशन प्रहार पार्ट 2। टेरर लिंक पर एनआईए की तगड़ी चोट। देश के 8 राज्यों में पीएफआई पर एक्शन। यूपी के 8 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापामारी।
तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।